जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर है जी हमारा 43 कोड ऑफ एथिक्स की मज़ीद कुछ सिचुएशन को आज डिस्कस करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। अच्छा, आज लेक्चर की थोड़ी सी तरतीब मैंने चेंज की है। आज पहले हम कंसेप्ट डिस्कस कर लेंगे, एंड में फिर जितना भी टाइम बचेगा वो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ प्रैक्टिस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस अभी पूछ लीजिए प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन। जितने भी हम थ्रेड्स पढ़ रहे हैं ये ऑडिट और रिव्यू एंगेजमेंट दोनों पे इक्वली अप्लाई होते हैं। करेक्ट। तो इसमें जो कंटिजेंट फीस है, अगर कोई नया बंदा हमारे पास आया कहता है कि रिव्यू एंगेजमेंट करवानी है आपसे और कंटिजेंट फीस फाइनल हो जाती है, तो इसमें हम उसकी रिव्यू एंगेजमेंट कर सकते हैं उसके साथ। कंटिजेंट फी का कंसेप्ट ऑडिट एंगेजमेंट पे भी अप्लाई होता है और रिव्यू एंगेजमेंट पे भी। रिव्यू एंगेजमेंट में भी कंटिजेंट फी एग्री नहीं कर सकते। अगर ऑलरेडी कर ली हुई है तो उसको चेंज कर दें। सर जिधर इसमें लिखा हुआ है कि नो इंश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइडेड टू ऑडिट क्लाइंट, तो ऑडिट क्लाइंट हमारा नहीं है, तो नया बंदा आया है। हाँ देखिए, कोई भी एश्योरेंस क्लाइंट हुआ ना, अब केस स्टडी चूंकि वो ऑडिट एंगेजमेंट ही की टेस्ट करता है, इसलिए ज़्यादातर एग्जांपल ऑडिट के केस में ही हमने दी हुई हैं, लेकिन ये कंसेप्ट इक्वली रिव्यू पे भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स में उसने एक जगह लिखा हुआ है, जहां कहीं मैं लफ्ज़ ऑडिट बोलूँ ना, इससे मुराद ऑडिट प्लस रिव्यू दोनों होंगे, क्योंकि मैं बार बार ऑडिट और रिव्यू नहीं बोल सकता। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स ने एक जगह पे बात लिखी हुई है। तो जितने भी कंसेप्ट हम अप्लाई डिस्कस करते हैं, ऑडिट और रिव्यू, आई कैप केस स्टडी में ऑडिट को ही इंगेजमेंट में टेस्ट करेगा, ऑडिट इंगेजमेंट में ही लेकिन अगर कभी रिव्यू का वर्ड यूज कर लेता है तो आपको जहन में होना चाहिए कि रिव्यू पे भी कंसेप्ट इक्वली अप्लाई होते हैं। ठीक, एक मिनट हर भाई, रेफरल फी और कमीशन में क्या फर्क होता है? रेफरल फी और कमीशन में कोई फर्क नहीं है। लाइन चेंज की लिखी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट पे और रिसीव रेफरल फी और रिसीव कमीशन। हाँ जी, नहीं उसमें रिसीव और पे में लिखा हुआ है, वो फर्क कोई नहीं है। रेफरल फी और कमीशन में फर्क कोई नहीं है, फर्क है रिसीव और पे में। आप नोट कीजिए, रेफरल फी कमीशन, उससे चाहे रेफरल फी कह दे चाहे कमीशन कह दे, फर्क है रिसीव करने में या पे करने में। यानी अगर वो रिसीव करता है या पे करता है, दोनों सूरतों में थ्रेट राइज होगा। ठीक है, और क्या इसका सेफगार्ड क्या है, क्या करना चाहिए? डिस्क्लोज करना, किसको किसको डिस्क्लोज करना है? क्लाइंट को। और क्या करना? हाँ, उससे एग्रीमेंट इन एडवांस होगा। जी मेरे भाई, अच्छा ये पता नहीं, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ शायद, फिर मैं आपके साथ ये डिस्कशन तसल्ली से सुन लें, बड़ी तसल्ली के साथ। हमने थ्रेड्स डिस्कस किए हर सिचुएशन को, उसकी सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स भी और कोर्स ऑफ एक्शन भी। ठीक है जी, आई कैप अगर केस स्टडी पूछता है, डिस्कस करता है, उसमें वो कोई रिलेशनशिप बताएगा, फादर नाम बताएगा, कामरान है, सलमान है, इरफान है, फिर रिलेशनशिप बताएगा, भाई है, बेटा है, जो भी ऐसे ही है। हमने जब थ्रेड्स को या कोर्स ऑफ एक्शन को डिस्कस करना है, एज इट इज छापा अप्रोच नहीं लगानी। एज इट इज छापा अप्रोच क्या है कि आप सिचुएशन को मैच करें और जैसे लिखा हुआ है बुक में, टीम मेंबर और हिज रिलेटिव, ठीक है, रिमूव टीम मेंबर फ्रॉम एंगेजमेंट, एज इट इज छापा नहीं लगाना। टीम मेंबर की बजाय उसका नाम लिखना है, रिलेटिव की बजाय वो रिलेशनशिप स्पेसिफाई करना है जो केस स्टडी में लिखा हुआ है। ये बात समझ आ रही है आपको? यानी आपका ये एक तरह से समझे टेम्पलेट है, टेम्पलेट समझते हैं, मॉडल है। इसके अंदर आपने क्वेश्चन, जनरल वर्ड जहां जहां यूज हुआ है ना, उसमें क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन फिट करनी है। एज इट इज छापा नहीं लगा देना, वरना तो केस स्टडी के क्वेश्चन और रिप्रोडक्शन में जरा भी फर्क नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो आपने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। अब आगे अगली बात सुन लें। अब मैंने शायद कभी जल्दी में, कभी होता है ना इंसान जल्दी में भी होता है, कभी किसी सोल्यूशन में शायद छापा लगा दिया होगा। अगर लगा भी दिया है तो भाईजान मुझे कर दे माफ, और आपने उस अप्रोच के मुताबिक जो आप देना है, जो आपको अभी मैं सिखा रहा हूँ। ये बात समझ आ गई? कोई बात नहीं, गलती भी इंसान से हो जाती है, मेहरबानी, मानते हैं ना। तो अब आपने ये पहले भी शायद एक दो दफा में डिस्कस कर चुके हैं, शायद किसी और क्लास में किया हो जो मैं नहीं पढ़ाता, तो इसीलिए आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे मैं बता रहा हूँ
एज इट इज छापा पर उसके मुताबिक कोड ऑफ एथिक्स का सोल्यूशन नहीं बनाना। एक और चीज सुन लीजिए, एक और चीज, कोड ऑफ एथिक्स जो है ना ये रिवाइज होता रहता है, 4-5 साल बाद रिवाइज होता रहता है। ये लास्ट रिवाइज हुआ है 2019 में, तो उससे पहले के क्वेश्चंस भी हैं। अब जब कोई लॉ रिवाइज होता है ना तो इसका यह मतलब नहीं होता कि पिछले क्वेश्चन सारे के सारे ऑब्सोल्यूट हो गए। वो लॉ रिवाइज हुआ तो सोल्यूशन को भी रिवाइज करना होता है, और हम करते भी हैं, मैंने भी किया है सोल्यूशन को रिवाइज। किसी किसी जगह पे शायद ऐसा हो, इक्का दुक्का, ज्यादा नहीं, शायद इक्का दुक्का सोल्यूशन में ऐसा हो कि किताब में उसने 3 थ्रेट लिखे हुए हैं और सोल्यूशन में शायद 1 या 2 लिखे होंगे, मे बी। वैसे मैंने तसल्ली की है, लेकिन मे भी कोई इक्का दुक्का सोल्यूशन में ऐसा पॉसिबल है, एहतियातन पहले से आपको बता रहा हूँ। इसलिए अगर कभी थ्रेट में, किताब में और सोल्यूशन में कन्फ्लिक्ट आया तो बुक प्रिवेल करेगी, सोल्यूशन नहीं। क्या? बुक, यानी बुक के अंदर जो कंसेप्ट आपको सिखाया गया है चैप्टर 7 में, उसके मुताबिक आपने थ्रेट लिखने हैं। ये बात समझ आ गई जी? चलिए और कोई क्वेश्चन? जी, अंडर कटिंग के बारे में कल बताया था, कल जो बताया था ना वो अंडर कटिंग के बारे में था। नहीं, उसमें कोई सवाल पूछे ना, ये तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐसे ही करते हैं स्टूडेंट, सर वो कंटिजेंट फी का कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दें। कंसेप्ट क्या है? व्हाट्सएप, वो तो सवाल जवाब और होता है, कंसेप्ट समझाना और होता है, इसमें फर्क समझ आया? सवाल जवाब करना होता है, कंसेप्ट समझाना और होता है। ठीक है, इस वक्त आप सवाल जवाब करें, कंसेप्ट समझाने के लिए ना, वो तो कल हो गया। मैं फिर भी मैं कर देता हूँ डिस्कस। मेरे भाई क्या पूछ रहा था मेरा भाई? अंडर कटिंग का मतलब है प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम फीस चार्ज करना, प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम फीस चार्ज करना। ठीक है, क्लाइंट को एक्वायर करने के लिए। ये अल्टीमेटली दोनों के लिए भी नुकसानदेह है और प्रोफेशन के लिए भी। अंडर कटिंग की प्रैक्टिस अल्टीमेटली दोनों ऑडिटर्स के लिए, जिनकी आपस में प्राइस वार छिड़ी होगी, उनके लिए भी नुकसानदेह है और प्रोफेशन की क्वालिटी रिड्यूस होती है। जब आप प्राइस कम करते हैं तो क्वालिटी भी रिड्यूस होती है। ठीक है, क्या आपकी फीस 10,000 कर देनी चाहिए, आधी फीस कर देनी चाहिए? ठीक है, नो प्रॉब्लम। कोई केस स्टडी की प्रैक्टिस नहीं होगी, लेक्चर की ड्यूरेशन 45 मिनट की होगी। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर भी नहीं होंगे, वो हो जाएगा बाकी। और क्या 2 क्लासेस पढ़ा लूंगा उसमें, बल्कि फिर भी सुखी रहूंगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब सर नहीं, वो रीजन नहीं, फिर लिमिटेड इंश्योरेंस होगी। फिर रीजन ऐसे तो नहीं है, उतने पैसों में उतना काम नहीं ना, क्या सिखाया था, जितने पैसे उतना काम। ठीक है, तो अगर आप ज्यादा पैसे दे रहे हैं तो ज्यादा काम करना भी मेरी जिम्मेदारी है। जी मेरे भाई पूछे। क्या कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं भाई? 50 एब्सोल्यूट इंश्योरेंस कभी भी नहीं होता। ये आर्टिंग स्टैंडर्ड सिखाते हैं, जितना मर्जी पैसा लगा दे, जितनी मर्जी एफर्ट लगा दे, एब्सोल्यूट इंश्योरेंस। रीजनेबल से लिमिटेड पे जा सकते हैं, लिमिटेड से रीजनेबल पे, बस। जी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, फीस पैसा मतलब सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। पैसों का मसला है, वो किस लिए कम फीस चार्ज कर रहे हैं, ताकि पैसे कुछ ना कुछ पैसे आए। सर ये जो क्वांटम ऑफ वर्क है, ये जो उसने कहा कि अगर क्वांटम ऑफ वर्क ज्यादा या कम होगा तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि काम ज्यादा है पिछले साल? क्वांटम, उसने कहा है कि कम फीस प्रीडिसेसर ऑडिटर से चार्ज की जा सकती है, शर्त यह है क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क कम हो। तो क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क कैसे पता चलेगा कम है कि नहीं, कैसे डिसाइड होगा? ये सर्कमस्टेंसेस से अंदाजा लगाया जाएगा। ठीक है, कि पिछले साल की निस्बत इस साल सर्कमस्टेंसेस, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर क्लाइंट की 100 ब्रांचेस हैं और इस साल 100 में, एक तो सीधी एग्जांपल है ना, बिल्कुल सीधी, कि पिछले साल रीजनेबल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे थे, इस साल लिमिटेड इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, स्कोप ऑफ वर्क डिफरेंट है, कम फीस चार्ज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। दूसरी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस है, रीजनेबल इंश्योरेंस ही, नंबर ऑफ ब्रांचेस पिछले साल 100 है, इस साल 80 हो गई, क्या क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क कम हुआ? बिल्कुल हुआ। ठीक है, अच्छा सीफैप लेवल पे एक केस स्टडी थी, वो आपसे पूछो, आपने मुझे बताना है इस सिचुएशन में अंडर कटिंग की इजाजत है कि नहीं, यानी इसमें क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क कम होता है कि नहीं। उसने कहा पिछले साल क्लाइंट का प्रॉफिट था 20 मिलियन,
इस साल एक्सपेंसेस ज़्यादा होने की वजह से वो 5 मिलियन के लॉस में कन्वर्ट हो गया। इस साल 5 मिलियन का लॉस है। क्यों लॉस है? एक्सपेंसेस बढ़ गए थे। क्लाइंट अब ये कह रहा है चूंकि हमारा प्रॉफिट कम है तो अब आप कम फीस चार्ज करें। क्या क्वांटम एंड स्कोप ऑफ कम हुआ? नहीं हुआ, बल्कि ये बढ़ गया। क्योंकि एक्सपेंस पिछले साल की निस्बत बढ़ गए, और एक्सपेंस अगर सेम भी रहते ना, इवन इस केस में उसने कहा थोड़ा सा रेवेन्यू कम भी होता तो भी हमारा रिस्क बढ़ गया कि लॉस है, गोइंग कंसर्न का रिस्क राइज हो सकता है लॉसेस में, तो रिस्क बढ़ गया। तो इस सिचुएशन में हमने ये क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क कम होने वाला नहीं आएगा। कमीशन कॉस्ट ऑफ एक्शन पूछा है कि एडवांस एग्रीमेंट ऑब्टेन करना क्लाइंट से, इसका क्या मतलब? रेफरल कमीशन के केस में उसने कहा क्लाइंट से एडवांस एग्रीमेंट ऑब्टेन करे। इसका मतलब यह है कि पहले से ही, यानी जब आपने क्लाइंट को भेजा ना कि भाईजान उस फर्म के पास चले जाएं, वो टैक्स सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करती है, हम नहीं करते, तो आपने क्लाइंट से पहले ही बता देना हम आपको जो भेज रहे हैं ना इसके बदले में हमें कमीशन मिलेगा पहले। हाँ जी बिल्कुल, पहले क्लाइंट से एग्रीमेंट कर ले फिर पैसे वसूल करें। पैसे वसूल करने के बाद नहीं बताना, ये ना हो क्लाइंट उधर से सर्विसेज एक्वायर कर ले और उसके बाद आप उसको बताएं, और फिर कहीं कोड ऑफ एथिक्स में तो सिर्फ इतना लिखा था कि बताना है, कब बताना है ये तो लिखा ही नहीं हुआ था। तो जब उसकी सारी खटिया खड़ी हो गई फिर हमने बता दिया कि भाई ये तो हमने कभी, कहेगा भाई ये पहले बताना था। तो प्रायर कोड ऑफ एथिक्स कह रहा है बताएं आप इसको। जी मेरे भाई पूछिए। जी पूछिए। नहीं, जो टेम्परेरी स्टाफ असाइनमेंट में बात करता है एडवोकेसी थ्रेट की, वो भी करंट ईयर के हिसाब से बात करता है। हाँ जी करंट, क्योंकि वो जो हमारा बंदा टेम्परेरी सर्विसेज दे के आया है वो करंट ही पीरियड में दे के आया है ना, तो वो करंट पीरियड से रिलेट करता है एडवोकेसी थ्रेट। जी हाँ, ये एक तरह से इनकमिंग वाली सिचुएशन से रिलेट करता है। टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज वाला जो है ये एक तरह से इनकमिंग से ही रिलेट करता है, क्योंकि फर्क सिर्फ यह है कि वो सिर्फ 2-3 महीने के लिए उधर काम करके आया और जो इनकमिंग एम्प्लॉय होता था वो कई सालों तक काम किया होता था। सिचुएशन मिलती जुलती है, इसीलिए आप देखें कि थ्रेट भी मिलते जुलते हैं और सेफगार्ड। अब लेकिन यहाँ पे उसने इजाजत दे दी है कि सेम ईयर में इसको टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है, लेकिन उसने शर्त क्या रखी है? रीस्ट्रक्चर कर दो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, क्योंकि उसका काम महीने का है। अब 2-3 साल के काम में थ्रेट ज्यादा है और 2-3 महीने के काम में थ्रेट कम है, इसलिए यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा नरम है। वो कहता है ठीक है टीम का हिस्सा बना लो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी रीस्ट्रक्चर से वही काम ना वेरीफाई करने को कह देना जो उसने खुद किया है, कोई और काम दे देना। लेकिन जब एम्प्लॉय आया था वो चूंकि 2-3 साल काम किया था, उसका थ्रेट बहुत ज्यादा था, वहां पे कोड ऑफ एथिक्स ने राहत नहीं दी। ठीक है, सिचुएशन कौन सी थी? हाँ जी, अच्छा नहीं देखें, आपने ये जो टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज वाली और इनकमिंग एम्प्लॉय वाली सर्विसेज है, भाई का पॉइंट ऑफ व्यू तकरीबन वो ये कहना चाह रहे हैं ये सिचुएशन मिलती जुलती है क्या, तो क्या इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं, यानी इनका सेम थ्रेड कर दें? अगर जितने नहीं, कोड ऑफ एथिक्स ने याद रखे जो जिस सिचुएशन में जितने थ्रेट लिखे हुए हैं ना आपने उतने लिखने हैं। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं आपको एक्सप्लेन करवाता हूं कि ये थ्रेट इस वजह से अराइज हो रहा है, बाकी थ्रेट के साथ ऊंच नीच हमने नहीं करनी। अच्छा एक चीज आप और नोट कीजिए, किसी सिचुएशन के बारे में आप जितना ज्यादा सोचते जाएंगे ना, जितनी ज्यादा ओवर थिंकिंग करते जाएंगे, आपको उसमें थ्रेट उतने ही ऐड होते नजर आएंगे कि अच्छा इसमें ये हो जाए तो ये भी हो सकता है, ये हो जाए तो ये थ्रेट भी आ जाएगा। ये तो जब ओवर थिंकिंग करेंगे तो हर सिचुएशन में हर थ्रेट फिट हो सकता है, लेकिन हमने ओवर थिंकिंग नहीं करनी। कोड ऑफ एथिक्स की हद तक हमने सोचना है, जहां पे कोड ऑफ एथिक्स ने खत्म कर दिया थ्रेट को, सेफगार्ड को, हमने भी वहां पे खत्म कर देना। क्लियर? ठीक है, यहां पे भी वही रूल होगा कि आप अपनी प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किस सिचुएशन में? जो कोड ऑफ एथिक्स में नहीं लिखी गई, जो सिचुएशन कोड ऑफ एथिक्स में लिख दी गई है उसके जो थ्रेट, सिग्निफिकेंस, सेफगार्ड लिख दिए गए हैं, हमने उन्हीं को फॉलो करना है।
ठीक है, लेकिन कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं उसमें उसने ऐसी सिचुएशन बताई है जो कोड ऑफ एथिक्स में डिस्कस नहीं हुई। ठीक है, एक सिचुएशन जो कोड ऑफ एथिक्स में डिस्कस नहीं, उसने कहा क्लाइंट बड़ा गुस्से वाला। ठीक है, क्लाइंट जो है बड़ा गुस्से वाला, इसमें कौन सा थ्रेट राइज हुआ? इंटिमिडेशन। शाबाश। हालांकि ये सिचुएशन कोड ऑफ एथिक्स, लेकिन यहां पे आप अपनी जजमेंट अप्लाई करें। और कोई क्वेश्चन? जी, यहाँ पे लिखा हुआ है एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट पेज और रिसीव्स अ रेफरल फी, जो बंदा पे कर रहा है रेफरल फी वो भी बताएगा? हाँ जी, जो बंदा रेफरल फी पे कर रहा है वो भी बताएगा, और जो बंदा रिसीव कर रहा है वो भी बताएगा। दोनों का फर्ज है क्लाइंट को बताएं। अच्छा, अब क्वेश्चन में आपने देखना है कि आपको वो पे करने वाला बना रहा है कि रिसीव करने वाला बना रहा है। नॉर्मली वो रिसीव करने वाला बनाएगा आपको। ठीक है, तो अगर आप बहरहाल पे कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, दोनों सूरतों में आपने क्लाइंट को इंटीमेट करना है कि सर ये रेफरल फी हम आपको रेफर करने के बदले में रिसीव कर रहे हैं या पे कर रहे हैं। सर अगर एक बंदा बता दे दूसरे को भी बताना जरूरी दूसरे को भी बताना जरूरी है, दोनों को बताना जरूरी है। कोड ऑफ एथिक्स तसल्ली करना चाहता है कि क्लाइंट को पता चल जाए। ये ना हो एक बंदा समझ रहा हो दूसरे ने बता दिया होगा, दूसरा समझ रहा हो पहले ने बता दिया, कोई भी ना बताए। इससे ज्यादा बेहतर है कि दोनों बता दें। और कोई क्वेश्चन? ये जैसे कोई क्वेश्चन था। ऑडिट फी इंडिपेंडेंट, अच्छा एक जगह पे लिखा हुआ है, शाबाश, मुझे एक बच्चे का क्वेश्चन भी याद आ गया। उसने पूछा सर ये एक जगह लिखा हुआ है कि कंटिजेंट फी और अंडरकटिंग में भी शायद ये बात लिखी है कि अगर कोर्ट या कोई पब्लिक अथॉरिटी फीस डिटरमिन करे तो उसको हम अंडरकटिंग या कंटिजेंट फी नहीं मानेंगे। तो इन्होंने सवाल ये पूछा कि कोई पब्लिक अथॉरिटी या कोर्ट वगैरह क्यों फीस डिसाइड करेंगे ऑडिटर की। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कुछ ऑडिट ऐसे होते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होती है। जैसे आप में से जिन स्टूडेंट्स ने कैप 7 कंपनी लॉ पढ़ा है उनको अंदाज़ा होगा कि जब कंपनी वाइंड अप होती है कोर्ट की तरफ से एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है जो कि एक प्रोफेशनल पर्सन होता है। सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। अब उसकी रिम्यूनरेशन जो होती है ना, अब चूंकि उसका काम होता है उसने कंपनी के एसेट्स बेचने हैं, तो उसकी रिम्यूनरेशन लिंक कर दी जाती है कि जितने के एसेट बेचोगे उतना 10% 5% कमीशन तुम्हारा। मकसद क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे एसेट को बेचने की कोशिश करे, जितने ज़्यादा प्राइस मिलेगी उसको कमीशन मिलेगा और कंपनी को भी फ़ायदा होगा, उसके क्रेडिटर को भी फ़ायदा। अब ये देखा जाए बज़ाहिर फीस कंटिजेंट है, क्योंकि जितनी भी कलेक्शन होगी, जितनी भी सेल होगी उसका 1% 2% 5% बज़ाहिर कंटिजेंट फ़ी है। लेकिन लॉ कहता है ये अगर आपको फीस मिल रही हो ना, क्योंकि कोर्ट ने डिसाइड किया है, हम इसको कंटिजेंट फ़ी नहीं मानेंगे। इसी तरह अगर किसी केस में कोर्ट ने फीस डिटरमिन की और वो पिछले साल से कम है तो उसको भी अंडर कटिंग नहीं मानेंगे। ये एक तरह से एक्सेप्शन समझ लीजिए। तो क्लियर हो गया आपको कि कब कोर्ट कम फीस डिसाइड करेगी या कब फीस डिटरमिन करेगी। ठीक है, वो बाय लॉ जब रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी एंगेजमेंट की, उस सूरत में कोर्ट कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? ऐसे पब्लिक अथॉरिटी से मुराद SCCP, वो भी कर सकता जी। फॉर्म भी दे सकती है, उससे भी नहीं तो इमटेरियल है जी। तो फिर तो कैश कोई होता ही नहीं, तो फिर इस सिचुएशन को यहाँ पे क्यों इसमें डिस्कस किया कि अगर बहुत इमटेरियल से। अच्छा देखिए, उन्होंने कहा कि लोन या गारंटी में कंसेप्ट उसने एक डिस्कस किया है कि लोन या गारंटी इमटेरियल हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा ही है। तो अगर इमटेरियल में कोई प्रॉब्लम नहीं तो डिस्कस क्यों किया? देखिए, डिस्कस हमें समझाने के लिए किया कि अगर उसने लोन या गारंटी अमाउंट इमटेरियल है तो जिस तरह हमारा होता था ना ऑडिट में कि इमटेरियल मिसस्टेटमेंट हो तो अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे, मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे ये समझाता है, वो 2-3 और जगह पे भी इमटेरियल की बात करता है कि अगर आपका थ्रेट इंटरेस्ट वगैरह ऐसा है जो इमटेरियल है तो किसी कोर्स ऑफ एक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर मटेरियल है तो फिर वो आपको आगे कोर्स ऑफ एक्शन बताता है कि आपने ये एक्शन लेना है। ठीक है, लोन एंड गारंटी के केस में वैसे आपको पता है वो कितनी टाइप्स डिस्कस करता है। सबसे पहले कैटेगरी बनाता है कि लोन लिया किसने है। ठीक है, अब ऑडिट लोन फ्रॉम है कि लोन टू है। लोन टू हो ना क्लाइंट, तो वो कहता है सिर्फ इमटेरियल अलाउड है, बाकी नहीं, क्योंकि बाकी जो भी केस होगा ये अनयूजुअल है। कभी ऐसा भी होता है ऑडिटर क्लाइंट को लोन दे। और जो है लोन फ्रॉम क्लाइंट, अब ये टू और फ्रॉम की गेम है, तो इसमें वो कहता है हाँ बिल्कुल, फिर हम आगे देखेंगे।
कि ये बैंक है या फाइनेंशियल या कोई और है। अगर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसमें उसने रायत दी है कि सख्त किया है काम? इसमें रायत दी है, क्योंकि बैंक का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम ही यही होता है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। लेकिन इसके अलावा अगर सिचुएशन हो तो वो कहता है सिर्फ इमटेरियल ज़्यादा भरना नहीं। और एडिशनल सेफगार्ड क्या है? जब हमने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मटेरियल लोन लिया, कोई नहीं बोलेगा, मटेरियल लोन लिया हो, एडिशनल सेफगार्ड क्या है? शाबाश बताइए, है ना एक एडिशनल सेफगार्ड? वो क्या है? क्या है? रीपे कर देना है। क्या? एडिशनल रिव्यूअर अपॉइंट कर देना है, एप्रोप्रिएट रिव्यूअर, विड्रॉ कर देना है। विड्रॉ करने की बात तो नहीं कर रहा, ठीक है? तो हमने एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिव्यू करवा लेना है, ठीक है जी? देखिए ये लिखा हुआ है, चेक करें। और कोई क्वेश्चन? शाबाश, और कोई क्वेश्चन? हाइब्रिड क्लास में से कोई क्वेश्चन? जी जी आप पूछो। ऑब्टेनिंग एडवांस है, ये भी डिस्कस हो गया मेरे भाई। पहले से हम उस क्लाइंट को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई तेरे बदले में हमें कमीशन मिल रहा है, और फिर उसका डिस्क्लोज कर, और फिर उससे कह देंगे आपको कोई इतराज तो नहीं है। अगर वो कहेगा कोई इतराज नहीं है, फिर हम कमीशन ले लेंगे। एग्रीमेंट का मतलब रजामंदी है। एग्रीमेंट का मतलब वो रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है कि इस छोटी सी चीज के लिए मैं बाकायदा कोई एग्रीमेंट बना, नहीं। एग्रीमेंट का मतलब रजामंदी। कंसेंट भी लिख सकते हैं आप एग्रीमेंट की जगह पर। हाँ अब कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल भी कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट्स की तरफ। नहीं, क्वेश्चन बाद में, पहले तसल्ली से हम इन कंसेप्ट को डिस्कस कर लें, क्योंकि अब प्रैक्टिस रीजनेबल हम कर चुके हैं। मैं जिस लेवल पे आपको प्रैक्टिस के पहुंचाना चाहता था रीजनेबल हो चुकी है। अब मजीद क्वेश्चन करेंगे हम प्रैक्टिस, लेकिन मैं आगे सिचुएशंस को ऐड करना चाह रहा हूं। वैसे भी वीकेंड है, ताकि आप अच्छे तरीके से हाँ रिवाइज कर सके और असाइनमेंट भी कर सके प्रीवियसली अगर कोई रह गया तो। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा कंपनसेशन एंड वैल्यूएशन पॉलिसीज। ये था आज का हमारा टारगेट पहला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है फर्म के अंदर देखिए ये कंसेप्ट अप्लाई होता है टोटली विद इन द फर्म। इसमें क्लाइंट का लेना देना कुछ नहीं है, बराए नाम है सिर्फ। कंसेप्ट ये है फर्म के अंदर एक है पार्टनर, एक है मैनेजर। अगर मैनेजर कहे, और ये है एश्योरेंस डिपार्टमेंट। फर्म के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, स्ट्रक्चर आपको डिस्कस किया था ना कि बहुत से पार्टनर्स होते हैं। जैसे एक चलते चलते डिस्कस करता चलो, एक फर्म का स्ट्रक्चर पहले मैंने कभी डिस्कस किया क्लास में? फर्म चले अगर किया भी है, ये है फर्म। फर्म के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनके नाम होते हैं। जैसे एश्योरेंस डिपार्टमेंट, नॉर्मली एश्योरेंस डिपार्टमेंट, और पाकिस्तान में टैक्स का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो एक पूरा डिपार्टमेंट ही टैक्स का, टैक्स डिपार्टमेंट। और तीसरा होता है एडवाइजरी। ये एश्योरेंस सर्विसेज टैक्स के अलावा जो भी काम होते हैं एडवाइजरी डिपार्टमेंट, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज एडवाइजरी डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहा होता है। हर डिपार्टमेंट में काम के लिहाज से डिफरेंट पार्टनर्स हो सकते हैं। किसी में एक हो सकता है, वो किसी में हो सकता है 4 हो। तो फर्ज कीजिए इस डिपार्टमेंट में 2 पार्टनर हैं, इसमें एक ही पार्टनर है, P1, P2, P3। इसमें हो सकता है कि 3 पार्टनर्स हों, P4, 5, 6। ठीक है। अच्छा, अब हर पार्टनर की अपनी एंगेजमेंट्स होती हैं। यानी अगर कोई नया क्लाइंट आया, ठीक है, फर्स्ट कीजिए मिलर ट्रैक्टर्स वाले आए, उन्होंने कहा सर हम आपसे ऑडिट करवाना चाहते हैं। वो फर्म लेवल पे कोऑर्डिनेशन हो रही होगी। यानी एक होता है सीनियर पार्टनर, समझ लीजिए सीनियर पार्टनर, वो क्लाइंट के साथ निगोशिएशन करेगा, एक्सेप्टेंस
वैसे पूरा डिपार्टमेंट होता है, लेकिन समझाने के लिए सीनियर पार्टनर की एग्जांपल दे रहा हूँ। जब डिसाइड कर लिया जाएगा इस क्लाइंट को हमने एक्सेप्ट करना है, सीनियर पार्टनर एलोकेट करेगा कि ये एंगेजमेंट किसको परफॉर्म करनी चाहिए, पार्टनर 1 को या पार्टनर 2 को। उनकी अपनी कंसेंट डिस्कशन पर जो फारग हो वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो अब जो P1 को ये क्लाइंट मिला, ये क्लाइंट, तो अब इस पे सारे प्रोसीजर पार्टनर 1 या इसके साथ जो टीम होगी, हर पार्टनर की अपनी टीम होती है। हर पार्टनर, जैसे कॉलेज में होता है ना, हर टीचर के अपने असिस्टेंट होते हैं, ठीक है, तो फर्म के अंदर भी हर पार्टनर की अपनी टीम होती है, वो उससे काम करवाएगा और इसका ऑडिट, सारी जिम्मेदारी इस इंगेजमेंट पार्टनर पे होगी। और भी पार्टनर हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी किस पे है? ऑडिट प्रोसीजर सारे इसने करने, रिव्यू इसने करना, रिपोर्ट पे साइन भी इवन ये करेगा, लेकिन नाम किसका लिखा जाएगा? फर्म का। ठीक, अच्छा आप फर्ज कीजिए ये पार्टनर है, इसका एक मैनेजर है। मैनेजर ने आके पार्टनर से कहा सर महंगाई बड़ी हो गई है, जरा मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। ठीक है, पार्टनर का 2 बेसिस दे रहा हूं, आपने बताना दोनों में से कौन सी बेहतर है और क्यों। पहली बेसिस, पार्टनर ये कहता है अच्छा ऐसा करते हैं कि अभी तुम सिर्फ एक क्लाइंट पे काम कर रहे हो, ठीक है, साइमल्टेनियसली 2 क्लाइंट्स पे काम कर लोगे, कभी इधर एक दिन में 4-5 घंटे इस क्लाइंट पे, 2-3 घंटे दूसरे क्लाइंट पे। मैनेजर ने कहा ठीक, उन्होंने कहा जाओ तुम्हारी सैलरी 30% बढ़ा दी। एक बेसिस है। एक दूसरी बेसिस क्या है, पार्टनर ने कहा अच्छा ऐसा करो, हमारे पास सिर्फ एक ही क्लाइंट है, उसका भी ऑडिट करीब खत्म होने वाला है, इसके बाद तो हम फारग बैठेंगे, तो कोई क्लाइंट ऐसा करो घेर के लाओ, डिस्कशन करो, किसी क्लाइंट के पास जाओ और उससे कहो बराए मेहरबानी आप हमारी फर्म से ऑडिट करवाइए। अगर तो तुमने, जैसे सेल्समैन होते हैं ना, घर घर जाके प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, तो पार्टनर ने मैनेजर को कहा तुम जाओ डिफरेंट कंपनी के CFO CEO से मिलो, उन्हें कन्विंस करो कि वो ऑडिट हमसे करवाएं। अगर तुम्हें कोई क्लाइंट मिल जाता है तो जो क्लाइंट मिलेगा, जो फीस होगी, हम तुम्हें 40% दे देंगे, या तुम्हारी फीस जो है रेफरल फी होती है 2 चार्टर्ड CA फर्म्स के दरमियान में, चेंज कर देते हैं इसको। उन्होंने कहा जी ऐसा करो, अगर क्लाइंट आ गया ना तो तुम्हें प्रमोट करके सीनियर मैनेजर बना देंगे। अगर तुम क्लाइंट को ले आए तुम्हें प्रमोट करके सीनियर मैनेजर बना देंगे, उसकी सैलरी ज्यादा है। अब बताइए आपको ये अरेंजमेंट सही लग रही है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर आपने प्रॉब्लम ढूंढने की कंसेप्ट समझ आ गया, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ जाएगा, किस वजह से एक्सप्लेन करें। हाँ, क्योंकि जब वो क्लाइंट के पास जाके मिन्नतें कर रहा होगा कि सर आप हमसे ऑडिट करवा लीजिए, तो क्लाइंट कहेगा ठीक है मैं आपको फेवर देने को तैयार हूं कि अपने एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को साइड पे करके आपसे, लेकिन बदले में क्या आप भी हमें फेवर देंगे? क्या आप भी हमें फेवर देंगे? तो ऐसी अरेंजमेंट में रिस्क है कि इन रिटर्न क्लाइंट को भी फेवर मिल रही होगी। इसलिए कोड ऑफ एथिक्स ने कहा है कि अगर आप अपने एश्योरेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को इवैल्यूएट करना है, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है, उनको कंपनसेशन बोनस वगैरह देने हैं, उसके लिए देखना है किसको बोनस दिया जाए किसको ना दिया जाए, तो आप उसका काम देखिए, कितने घंटे काम किया है, कितना क्वालिटी का काम। आप ये ना देखें वो कितने क्लाइंट लेके आया, क्योंकि अगर क्लाइंट लेके आया इस बेस की उसकी वैल्यूएशन होगी ना, तो हो सकता है वो क्लाइंट को बदले में फेवर दे भी रहा हो। फिर यह है कंपनसेशन एंड इवैल्यूएशन का कंसेप्ट। कह रहा है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट इज क्रिएटेड if an audit team member is evaluated or compensated on the basis of selling non-insurance services to audit client। इसी तरह फर्ज कीजिए कि एक ऑडिट क्लाइंट है, उसको ये कहा जाता है, मैनेजर पार्टनर ये कहता है ऐसा करो ये हमारा ऑडिट क्लाइंट है लेकिन ना ये टैक्स का काम किसी और से करवाता है, तो इसे कहो टैक्स का काम भी हमसे करवाया करें। अब अगर वो क्लाइंट के पास जाएगा, क्लाइंट कहेगा ठीक है सर टैक्स का कॉन्ट्रैक्ट भी आपको देते हैं लेकिन बदले में हमें भी फेवर दीजिए। याद रखिए हिस्ट्री में जो सबसे बड़े बड़े फ्रॉड हुए ना हमारी ऑडिट की हिस्ट्री में, सबसे बड़े एनरॉन है, वर्ल्डकॉम है, उनमें एक चीज कॉमन थी। वो कॉमन क्या थी कि वो सारे क्लाइंट उन फर्म से जो उनका ऑडिट कर रही थी, ना सिर्फ ये कि ऑडिट करवाते थे बल्कि बहुत सी एडवाइजरी सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट भी कर रखे थे।
जिससे मिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू पर ईयर फर्म को मिला करता था। तो अब आप बताइए क्या ख्याल है आपका, अगर एक क्लाइंट से मिलियंस ऑफ डॉलर मिल रहा हो, ऑडिट के चंद लाख डॉलर है, लेकिन जो नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज है उनके मिलियंस ऑफ डॉलर है, ऑडिट में गड़बड़ हुई, क्या ये रिपोर्ट करेंगे? नहीं कि नहीं करे, क्योंकि वो क्लाइंट बाकायदा धमकी देता था कि अगर आपने क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया तो हम आपके नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज जो है ना किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। बाकायदा बाद में जब इन्वेस्टिगेशन तो ये बात सामने आई कि जो जूनियर होते थे वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर लेते थे, सीनियर के सामने रखते थे, पार्टनर के सामने रखते थे, लेकिन उसके बावजूद उनको दबा लिया जाता था। किस वजह से? रीजन बैकएंड पे क्या ये, हाँ, तो इसी वजह से उसने कहा कि आपने अपने टीम मेंबर को इस बेस पे वैल्यूएट नहीं करना कि वो ज्यादा से ज्यादा नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज सेल करे। ज्यादा से ज्यादा नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज से फिर सेल्फ इंटरेस्ट रेट राइज होगा, क्योंकि क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट जरूर दे देगा लेकिन बदले में एक्सपेक्ट करेगा। डायरेक्टर क्या कहेंगे? डायरेक्टर क्या कहे? वो कहते हैं सर ठीक है, ऑडिटर अपॉइंट करना हमारी अथॉरिटी में नहीं है, शेयर होल्डर करेंगे, लेकिन नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज किस कंसल्टेंट से हमने हासिल करनी है ये तो हमारी अथॉरिटी में है ना। तो इसको वो रिश्वत के तौर पे बाज़ औक़ात इस्तेमाल करते हैं जी। तो हम किस कंक्लूजन में पहुंचे? क्या अपने टीम मेंबर की वैल्यूएशन, उसकी कंपनसेशन वो कितने क्लाइंट घेर के लाता है, श्योरेंस या नॉन श्योरेंस, इस बेस में होनी चाहिए, ना ही उसके काम की बेस पे। एक्शन क्या? रिवाइज कंपनसेशन प्लान। अगर आपने अपना ऐसा कोई कंपनसेशन प्लान में बिल्ड किया भी हुआ है कि जो मैनेजर जितने क्लाइंट लेके आएगा उसको उतना बोनस ज्यादा मिलेगा, इसको खत्म कर दें, उसको कॉम्पिटेंस पे वर्क के साथ लिंक करें, क्वालिटी ऑफ वर्क के साथ। रिमूव इंडिविजुअल फ्रॉम ऑडिट टीम, रिमूव इंडिविजुअल, और अगर ये नहीं कर सकते तो क्या करें? फिर उसे ऑडिट डिपार्टमेंट से निकालने, फिर क्योंकि ऑडिट डिपार्टमेंट तो इंडिपेंडेंट बंदे चाहिए, उसे फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भर्ती करवा दें। अगर उसको ज्यादा शौक है क्लाइंट लाने का और कंपनसेशन लेने का तो फिर दूसरे डिपार्टमेंट में भेजें। 5 क्लियर हो गया? कंपनसेशन एंड इवैल्यूएशन पॉलिसीज। नेक्स्ट है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है लालच देना। किधर गया? कौन सा था? 5 था। इंड्यूसमेंट्स। अच्छा, इंड्यूसमेंट में पहले वो एग्जांपल दिया करता था सिर्फ गिफ्ट्स की, लेकिन अब कोड ऑफ एथिक्स रिवाइज हुआ ना 2019 में, तो उसने गिफ्ट्स के अलावा भी बहुत सी एग्जांपल्स को इंक्लूड कर दिया कि ये भी इंड्यूसमेंट की टाइप्स हैं। इंड्यूसमेंट का मतलब क्या? क्लाइंट हमें कोई लालच दे रहा है। अच्छा, ये लालच फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी। आपको फाइनेंशियल एग्जांपल तो बड़ी जल्दी समझ आ जाए, जैसे गिफ्ट है कि इससे थ्रेट अराइज होता है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल एग्जांपल से भी थ्रेट अराइज होता है। जैसे फर्ज कीजिए क्लाइंट आपको कहता है सर आइए हम आपको अपने शहर की सैर करवा के लाते हैं, हॉस्पिटैलिटी ट्रीटमेंट, ये भी एक इंड्यूसमेंट है। क्लाइंट आपको कहता है सर हमारा एक मेडिकल कॉलेज के ऑडिट पे हम गए, मैं साथ टीम भी थी, तो क्लाइंट ने मुझे कहा सर हमारा एनुअल डिनर है, ज़रा आइए आपको चीफ गेस्ट बना देते हैं। ठीक है, मैंने कहा भाईजान उसके वहाँ पे कोई तस्वीर वगैरह तो नहीं खींचेंगे? मैंने कहा सर यही तो काम होता है हमारा, एडवर्टीजमेंट नहीं करने। मैं कहा नहीं भाई, वो हमारे पार्टनर तक बात पहुँच जाएगी और फिर मेरे खिलाफ कोड ऑफ एथिक्स की वायलेशन का केस बन जाएगा। मैंने क्या किया? रिफ्यूज कर दिया। मैंने कहा नीचे नहीं जाएंगे, जो खाना पीना ऊपर ही भिजवा दें। तो ये भी एक इंड्यूसमेंट की टाइप है। वीआईपी प्रोटोकॉल देना ऑडिट टीम मेंबर्स को इंड्यूसमेंट की टाइप है। पॉलिटिकल चैरिटेबल डोनेशन के फर्ज कीजिए पार्टनर, फर्म की पार्टनर के जो वाइफ है, नॉर्मली ये जो कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव सीएफओ वगैरह होता है ना, जब आप इनकी बढ़ेंगे हिस्ट्री, तो अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि इनके जो स्पाउस होते हैं ना कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की होती है, जैसे वो बिल गेट्स के स्पाउस भी है। तो लोग बात क्या करते हैं कि अगर किसी पार्टनर के स्पाउस ने कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है तो वो पैसे डायरेक्ट पार्टनर को नहीं देंगे, बल्कि क्या कहेंगे, सर ये तो हम डोनेशन दे रहे हैं ये भाभी जी की ऑर्गेनाइजेशन के लिए डोनेशन है।
क्या ये भी इंड्यूसमेंट है? बिल्कुल। ये सारी आपको एग्जांपल ध्यान से आपने पढ़ लेनी है, एग्जाम में टेस्ट कर सकता है। फिर अपील टू फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी, अपील टू फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी, ठीक है। आप जिसको फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजते हैं कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता, ये आपको शुरू से पता है, ठीक है। लेकिन क्लाइंट पे ऑडिट करने के लिए गए, वहां पे मैनेजर अकाउंट है, ठीक है, और आप हैरान हो गए पहली दफा जिंदगी में आपको किसी ने रिक्वेस्ट सेंड की। तो फिर बताइए कोई थ्रेट राइज हो रहा है कि नहीं? इंड्यूसमेंट, वीआईपी प्रोटोकॉल। हाँ जी, उसका नाम क्या था? पुष्पा? क्या नाम? क्या? अच्छा, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अच्छा, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट राइट्स आर प्रिविलेजेस, ये भी इसी केस में वो हमें बता रहा है। तो ये एग्री करते हैं कि सिर्फ गिफ्ट से इंड्यूसमेंट या थ्रेट राइज नहीं होता, बल्कि गिफ्ट के अलावा भी डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिनमें हमें क्लाइंट रूटीन से हटके ट्रीट करे, वीआईपी प्रोटोकॉल दे, इंड्यूसमेंट राइज। अच्छा, इस सिचुएशन में आगे चलने से पहले मैं आपसे पूछता हूं, बताइए इसमें थ्रेट आपके ख्याल में कौन सा राइज हो रहा होगा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होगा, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का फेमिलियरिटी थ्रेट है। और अगर क्लाइंट ने आपको गिफ्ट दे दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, अभी नहीं इंटिमिडेशन, थ्रेट इंटिमिडेशन क्रिएट करवाते हैं। अभी तक तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, और गिफ्ट देने से चूंकि दो भाइयों में प्यार मोहब्बत बढ़ता है तो फेमिलियरिटी थ्रेट भी है, सेल्फ इंटरेस्ट फेमिलियरिटी। अच्छा, इन्होंने गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद मिस स्टेटमेंट फिर रिपोर्ट करने जा रहे हैं। अब मैं इनको क्या करूंगा? मैं कहूंगा भाई गिफ्ट ले लिया, तेरी वीडियो बना के रखी थी, तुझे पता नहीं चला। अब अगर तूने अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया ना, तो जो गिफ्ट लिया है उसके सबूत पार्टनर की टेबल पे होंगे सुबह। अगर मैं धमकी देता हूं उसको पब्लिक करने की, तो फिर यही इंटिमिडेशन थ्रेट भी बन जाए, क्योंकि इससे रेपुटेशन इफेक्ट होगी। तो इंड्यूसमेंट में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी। अच्छा, आपके ख्याल में अब इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट ही ना करें। सबसे अच्छी बात तो ये एक्सेप्ट ही ना करें, और अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वापस करें, शाबाश। इवन एक जगह पे ना बड़ी खतरनाक बात लिखी है उसने, मुझे उसकी अभी तक आज तक समझ नहीं आई। उसने कहा इंडिविजुअल टीम मेंबर ने अगर लोन लिया, सॉरी गिफ्ट लिया गई या इंड्यूसमेंट को एक्सेप्ट की, आपने स्टेप नंबर 1 टीम को कहना एक्सेप्ट ही ना करें। अगर एक्सेप्ट कर लिया, आपने टीम मेंबर से कहना है इसको रीपे कर दे, और उस टीम मेंबर को रिमूव कर देना, रीपे कर दे, रिमूव कर दे। अगली अजीब बात उसने ये लिखी, अगर टीम मेंबर रीपे नहीं कर पाता, उसने खा पी लिया, गिफ्ट कर लिया, और उसका स्टैंडर्ड इतना नहीं है कि रीपे कर सके, तो फर्म उसको रीपे करे, फर्म उसको रीपे करे, ताकि क्लाइंट की फेवर ना हो फर्म के ऊपर। देखिए है तो हमारा टीम, हालांकि खा पी गया वो, लेकिन रिप्रेजेंट तो फर्म को कर रहा था ना। और इस फर्म में उसने ये नहीं बताया आगे इस केस में कि बाद में फर्म ये जो पैसे क्लाइंट को पे करेगी रिकवर कैसे करवाएगी, ये नहीं बताया, लेकिन आप समझ गए होंगे। हाँ, कैसे उसकी शामत आ गई। हाँ जी, स्टाइपेंड कोई 150-200 साल में रिकवर हो ही जाएगा जितना स्टाइपेंड। चलिए, थ्रेट कौन से है? थ्रेट कह रहे हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, फेमिलियरिटी और इंटिमिडेशन थ्रेट। क्लियर हो गया ये? ऑफर ऑफ सिग्निफिकेंट इंड्यूसमेंट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। पहली बात क्या कह रहा है? सेफगार्ड में एक्सेप्ट ही ना करो। अच्छा, इसने इस केस में सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स डिस्कस नहीं किए हुए, शुक्र करें, बिल्कुल, और आपको भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं। लेकिन फर्ज कीजिए, देखिए आपको मैंने तैयार करवाना है उस सिचुएशन के लिए कि आई कैप आंखों में मिर्चें डाल दे तो आपने कैसे लड़ना है। अगर आई कैप ज्यादा मार्क्स दे देता है या कहता है कि इसमें सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स बताओ, तो क्या बताएंगे? मटेरियलिटी ऑफ गिफ्ट या इंड्यूसमेंट, फिर पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, ये 2 फैक्टर्स भी काफी है। हाँ, अब सच ऑफर शुड बी, अगर क्लाइंट ऑफर करे तो क्या करना चाहिए? डिस्क्लोज कर दें कि सर ये क्लाइंट बहाने से रिश्वत देने की कोशिश करता है। इफ ऑफर हैज बीन एक्सेप्टेड बाय टीम मेंबर, क्या करना है? इंड्यूसमेंट शुड बी रिटर्न, गिफ्ट है तो वापस कर दो, खर्च कर लिया तो कॉस्ट शुड बी रीइंबर्स टू क्लाइंट। अब कौन रीइंबर्स करेगा?
फर्म की जिम्मेदारी है कि वो खुद उससे करवाए, और ही शुड बी रिमूव, और जिसने एक्सेप्ट किया है गिफ्ट उसको टीम से रिमूव कर दें, और उसके वर्क को भी रिव्यू करवाएं, कहीं गिफ्ट के साथ उसने क्लाइंट को कोई फेवर तो नहीं दे दी। और जहन में रखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है, एक थी बिग, जल्दी चलते चलते 2 मिनट में बात खत्म करके आगे चलते हैं। अभी आप बिग 4 सुनते हैं नाम? एक है बिग 5 फर्म, ये शायद पहले भी मैंने बताया था। बिग 5 फर्म ने कंपनी एनरॉन का ऑडिट किया और उसमें फ्रॉड वगैरह थे। जब फ्रॉड सामने आए तो कंपनी की शेयर प्राइस गिर गई एनरॉन की, और ऑडिट फर्म की रेपुटेशन गिर गई कि ये साथ मिले थे, इनको पता था, इन्होंने जानबूझ के अपने नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज के पैसे रिकवर करवाने के चक्कर में डिस्क्लोज नहीं किया। इसके बाद इंटरेस्टिंगली कंपनी किसी हद तक रिकवर कर गई, कि उस लेवल पे नहीं जो पहले, लेकिन आज भी वो कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, एनरॉन काम कर, लेकिन वो फर्म जो सीए फर्म ऑडिट कर रही थी वो उसके बाद 1.5 से 2 साल तक बस काम करती रही, उसके बाद खत्म। तो ये जहन में रखिएगा, हम लोग जो है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हम जहां पे भी काम करेंगे, हम कोई मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं सीख रहे, हमारे सिर्फ एक चीज है, हमारे पास एक ही एसेट है, रेपुटेशन। इसको हमने संभाल के रखना है। रेपुटेशन गई फिर रिकवरी नहीं हो सकती। इसके एग्जांपल हमारे सामने है, आर्थर एंडरसन और एंड्रन। आर्थर एंडरसन ऑडिटर था, बिग 5 फर्म में से था, पूरी दुनिया में उसके एफिलिएशंस थी, और एनरॉन कंपनी थी, लेकिन रेपुटेशन गई। अब दोनों, अब ये चूंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा क्वालिटी इंप्रूव की, मार्केट को दोबारा कैप्चर कर लिया किसी ना किसी हद तक, लेकिन हम लोग तो सिर्फ रेपुटेशन की बेस पे काम कर रहे हैं ना। अगर हमारी रिपोर्ट पे कोई शेयर होल्डर रिलाई ही नहीं करेगा, वो कहेगा सर ये तो ऐसे ऑडिटर हैं, ये क्लाइंट से, ये अपने डायरेक्टर से पैसे लेके उनकी मर्जी की रिपोर्ट देते हैं, तो बताइए हमारी रिपोर्ट पे जब कोई रिलाई ही नहीं करेगा, ट्रस्ट खत्म हो गया, तो क्या हम किसी को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए याद रखिए, ये फर्म के अंदर भी आपने इस चीज का ध्यान रखना है। देखिए, काम करें या ना करें वो एक अलग चीज है, ठीक है। काम, फर्म का सिस्टम ऐसा होता है, आप कुछ भी ना करना चाहें, कुछ भी सीखना ना चाहें, फिर भी आप सीख जाते हैं सारा कुछ। शुरू में ना जब हम ट्रेन थे, हमें बड़ा शौक होता सर बड़ा सीखना है, मैंने सीखना है, मैं वो सीखने का यही तो इंतजार कर रहा था पूरे कैफ में। तो कुछ भी ना आप फर्म में चाहे सब बड़ा कुछ सीखना चाहते हो या कुछ भी ना सीखना चाहते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्म का सिस्टम ऐसा होता है कि आपको काम सिखा देती, काम इररेलेवेंट हो जाएगा, रेपुटेशन आपकी रेलेवेंट है, उसको आपने कभी इफेक्ट नहीं होने देना इस तरह की किसी एथिकल वायलेशन की वजह से। अगर फर्म के अंदर यहाँ पे अगली बातें नहीं लिखी हुई फर्म में, लेकिन अगर कोई इस तरह का पर्सन गिफ्ट एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद उसको किसी अच्छे क्लाइंट पे नहीं भेजा जाता, वो जो घटिया क्लाइंट होते हैं ना उसको उसकी एलोकेशन कर दी जाती है, आइंदा के लिए उसका कैरियर फर्म के अंदर जो है ना वो बराबर हो जाता है बस। तो इसीलिए हमने इन चीज़ों का ध्यान, जो कोड ऑफ एथिक्स में चीज़ें सिखाई जाती हैं, इनका ध्यान रखा जाता है। अब एक और मुझे याद आ गई, वो कंपैरेटर वाली बात मैंने आपको बताई है, एग्जाम्पल हमारे, चले कोई एक फर्म का वाकया है, पता नहीं कौन सी फर्म है, उसमें किसी एक टीम मेंबर का, वो भी पता नहीं कौन है। कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है कि टीम सारी, मैंने आपको एक बात ये बताई हुई है, सारी सिचुएशन कोड ऑफ एथिक्स ने भी डिस्कस नहीं की, लेकिन वो ये कहता है जो कंसेप्ट हमने आपको सिखा दिए ना इन एग्जाम्पल के साथ, उनकी बेस पे आपको इस काबिल होना चाहिए प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करें। अब केस आप, टाइम है अब फिलहाल तो मैं केस आपके सामने रख रहा हूँ। एक थी इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी नॉर्मली कम्प्लेक्स ऑडिट समझा जाता है, कम्प्लेक्स। तो उसमें एक टीम मेंबर था, टीम मेंबर ने स्टार्ट में किसी किस्म की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की पार्टनर को, पार्टनर ने उसकी एलोकेशन की, उसने कहा ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट करने पे चले गए। वहां पे कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट में अब कुछ 2-3 महीने चलता रहा ऑडिट, एक जगह पे आके उस टीम मेंबर का सीएफओ के साथ कोई आर्गुमेंट हो गए। सीएफओ ने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, इस पे जो प्रोविजन कैलकुलेशन होती है, इंश्योरेंस में ना बड़ा प्रॉब्लम होती है, वो एक इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर उसके बाद क्लेम एक्सेप्ट होता है, और फिर क्लेम जब फाइल होता है ना, एक होती है सिचुएशन दरमियान में, उसको पता नहीं क्या अजीब सा नाम देते थे, प्रोविजन इनकर्ड बट नॉट क्लेम्ड, कोई इस तरह का नाम होता था, इनकर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, कोई इस तरह कि क्लेम फाइल हो गया लेकिन अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिस्प्यूट ये राइज हो गया, हमारा शायद कोई टीम मेंबर नहीं, ऐसी कोई बात। अच्छा, ये सच में सुनी सुनाई बात है,
मुझे नहीं पता है इसके है। तो उसने कहा जी ये इस तरीके से होना चाहिए, इसमें प्रोविजन, सीएफओ ने कहा प्रोविजन नहीं होनी चाहिए, टीम मेंबर ने कहा सर होनी चाहिए। सीएफओ ने कहा आपको क्या पता इंश्योरेंस का बिजनेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, मैं 5 साल हो गया मुझे, मैं इस जगह पे काम कर रहा हूं, अब पहले साल आ गए, पहले साल में तो आपको नेचर ऑफ बिजनेस से समझ नहीं आती। टीम मेंबर ने क्या कहा, टीम मेंबर ने कहा सर आपको 5 साल हुए हैं, मेरे वाले साहब इंश्योरेंस कंपनी दूसरी में सीएफओ हैं, उन्हें 20 साल हो गए। सीएफओ ने कहा अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद पार्टनर को उसने कॉल कर दी, क्या कहा होगा, उन्होंने कहा हमारी टीम में आप जासूस भेजते हैं, हमारी कंपेटिटर कंपनी के रिलेटिव को आपने टीम का हिस्सा बना के भेज दिया, वो तो हमारी सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कंपेटिटर को ट्रांसफर कर रहा होगा। अब इसके ऊपर इशू अराइज हो गया, ठीक है। अब कोड ऑफ एथिक्स को अगर आप पढ़े ना, कोड ऑफ एथिक्स इस चीज को तो मना करता है कि टीम जिस क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए जा रही है वहां पे रिलेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन कंपेटिटर का जिक्र नहीं है। अब आप खुद बताइए कि क्या इसमें आपकी जजमेंट क्या कहती है, क्या इसको कंपेटिटर का जो डिस्क्लोज करना चाहिए था, क्या इसको टीम का हिस्सा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये जजमेंट अप्लाई नहीं की। तो एग्जाम में भी इसी तरह आपने जहन में रखना है, मोस्ट प्रोबेबली कम से कम कैफ लेवल पे तो आपको इन्हीं सिचुएशन में से केस स्टडी बना के देगा, लेकिन इन केस अगर कोई केस स्टडी हटके आ भी जाती है तो आपने प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करना है। ये नहीं कि ये सिचुएशन तो हमने पढ़ी नहीं कभी और इसको छोड़ दें, ठीक है। अगर वही सिचुएशन जो किताब में लिखी है मोर देन 90% चांसेस है यही आएगी, तो मुझे तसल्ली है आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे अच्छे तरीके से। लेकिन अगर अनसीन आती है उसको भी आपने हैंडल करना है और आप आसानी के साथ हैंडल कर सकते हैं। चलिए ये हो गया। अच्छा इसके बाद हमारा कौन सा है, 5, 6, 7 और 10, सॉरी 7, एक्चुअल और थ्रेटेड लिटिगेशन। लिटिगेशन से क्या मुराद है, टीम मेंबर और क्लाइंट के दरमियान में कोई लिटिगेशन चल रही है, लीगल केस चल रहा है, डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, ठीक है। जैसे एक दफा उसने सीफैप लेवल पे एक क्वेश्चन पूछा कि केस बनाया हमारे टीम मेंबर का और क्लाइंट का एक डायरेक्टर है, उनका एक प्रॉपर्टी की ओनरशिप पे डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये लिटिगेशन की एग्जांपल है। अच्छा इसमें 2 अल्फाज उसने, लिटिगेशन आपको समझ आ गया होगा, एक्चुअल और थ्रेटेंड, 2 अल्फाज यूज किए हैं। एक्चुअल का मतलब है कि लिटिगेशन शुरू हो गई है, थ्रेटेंड का मतलब है कि धमकी दी है, धमकी देने से भी थ्रेट अराइज हो जाता है, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। एक्चुअल और थ्रेटेंड, तो केस स्टडी में चाहे कहे कि केस चल रहा है या चाहे कहे कि मैनेजमेंट ने धमकी दी है, दोनों सूरतों में थ्रेट अराइज होगा। और कौन सा थ्रेट अराइज होगा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एंड इंटिमिडेशन थ्रेट। सुनने का कैसे इंटिमिडेशन समझ आता है, ये सेल्फ इंटरेस्ट कैसे, क्योंकि लिटिगेशन नॉर्मली किस चीज की वजह से होगी, वो कोई ना कोई एसेट इन्वॉल्व होगा, प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होगी, इसीलिए इसमें से जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दी, इसमें प्रॉपर्टी है उसकी वजह से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी इन्वॉल्व है। फैक्टर्स क्या है, मटेरियलिटी ऑफ लिटिगेशन, वो प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूट उसकी वैल्यू क्या है, वेदर लिटिगेशन रिलेट्स टू ए प्रायर ऑडिट एंगेजमेंट, लिटिगेशन जितनी पुरानी होंगी उतना थ्रेट कम होगा, कम होगा, ताजा लिटिगेशन, ताजा लड़ाई का इफेक्ट ज्यादा होता है। सेफगार्ड क्या है, रिमूविंग द इंडिविजुअल फ्रॉम, अगर तो किसी इंडिविजुअल के साथ लिटिगेशन है उसको रिमूव कर दो, अगर फर्म के साथ लिटिगेशन है तो फिर रिफ्यूज ही कर दो। लिटिगेशन इंडिविजुअल की बजाय फर्म के साथ भी तो हो सकती है, एप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट कर दो, क्लियर। लिटिगेशन वाली बात, कोई प्रॉब्लम इसमें। चलिए आगे चलते हैं इसके बाद जी। 10 बिजनेस रे, हाँ ये भी अहम सिचुएशन है। इसमें एक तो है बिजनेस रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप की एग्जांपल ज़हन में रखिए। ए टीम मेंबर रन्स ए पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर विद क्लाइंट, जब फर्म या कोई टीम मेंबर उसने कहा लेकिन फर्म पे भी अप्लाई हो सकता, कोई टीम मेंबर या फर्म इसने क्लाइंट के किसी डायरेक्टर या एम्प्लॉय के साथ मिलके पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी, तो हम क्या कहेंगे, बिजनेस रिलेशनशिप है।
दूसरी एग्जांपल, क्लाइंट ऑब्टेन्स, कौन? क्लाइंट ऑब्टेन्स गुड्स या सर्विसेज, अदर सर्विस, अदर से क्या मुराद है? नॉन इंश्योरेंस। हाँ, नहीं, इंश्योरेंस नॉन इंश्योरेंस नहीं, इंश्योरेंस तो में तो थ्रेट ही नहीं होता ना, वो तो बेसिक सर्विस है। नॉन इंश्योरेंस भी लहदा से डिस्कस हुई है। ये है कि टीम मेंबर से कोई चीजें खरीदना में, जैसे वो क्या था, पार्टनर से वो प्रॉपर्टी ली थी रेंट पे, लॉ की केस स्टडी जो थी, अगर उसे कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक डिस्कस करते ना तो वो ये एग्जांपल बनती। बिजनेस, उधर भी वैसे बिजनेस रिलेशनशिप में गई थी। बिजनेस रिलेशनशिप क्या है? कोई क्लाइंट टीम मेंबर से कोई अदर सर्विसेज, गुड्स या सर्विसेज बाय कर रहा हो, तो कौन सा थ्रेट हुआ? ये कौन सी सिचुएशन राइज होगी? अच्छा, आप इसमें नोट करें, जब पार्टनरशिप है वो तो दोनों साइड पे होगी ना पार्टनरशिप, ये भी पार्ट, उसमें बिजनेस रिलेशनशिप है, एग्रीड, समझ आता भाई, पार्ट टाइम पार्टनरशिप है, जॉइंट वेंचर है, बिजनेस रिलेशनशिप है। कोड ऑफ एथिक्स इसकी एग्जांपल दी है कि आपका क्लाइंट एक आईटी सर्विसेज है, आईटी सर्विस प्रोवाइड करता है, कंपनी है, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, और अब जब कस्टमर को सेल किया जाता है, पैकेज डील सेल की जाती है, क्या कि सॉफ्टवेयर की प्राइस इतनी है, इसकी ट्रेनिंग इतने अमाउंट की प्रोवाइड की जाएगी और ट्रेनिंग सीए फर्म प्रोवाइड करेगी। अब एक ही प्रोडक्ट सेल की जा रही है पैकेज की शक्ल में, उसमें क्लाइंट की तरफ से सॉफ्टवेयर है, सीए फर्म की तरफ से, ऑडिटर की तरफ से ट्रेनिंग है। क्या ये बिजनेस रिलेशनशिप की एग्जांपल है? यस, एग्जांपल है। एक तरफ से जॉइंट वेंचर है दोनों का मिलके। ये बात क्लियर होगी। सेकंड में मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, क्लाइंट अगर गुड या सर्विसेज ऑब्टेन करता है मेंबर से, ये है बिजनेस रिलेशनशिप, लेकिन अगर मेंबर, टीम मेंबर कोई क्लाइंट से वो गुड या सर्विसेज बाय करता है, वो नहीं लिखा हो, वो अलहदा से सिचुएशन डिस्कस हुई है, ये ज़हन में रखिएगा। वो सिचुएशन कौन सी है? परचेज। इसी के अंदर, इसी कैटेगरी के अंदर नेक्स्ट ये देखिए, परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, और उसमें क्लियर कर दिया बाय टीम मेंबर फ्रॉम ऑडिटेड क्लाइंट। तो परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाले केस में और बिजनेस रिलेशनशिप वाले केस में फर्क समझ आया? ये वन वे है, वो अदर वे है। थ्रेट क्या है जी? अगर बिजनेस रिलेशनशिप हो, गैस कीजिए। अच्छा, आप जजमेंट अप्लाई करें, आपके ख्याल में थ्रेट क्या होगा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तो होगा। सेफगार्ड क्या हो सकते हैं? जो बिजनेस रिलेशन कि डिसकंटिन्यू कर दिया जाए या रिड्यूस कर दिया जाए। देखते हैं वो क्या कहता है। कहता है थ्रेट, ए क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद एन ऑडिट क्लाइंट माइट क्रिएट ए सेल्फ इंटरेस्ट और इंटिमिडेशन थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट क्यों? बिजनेस रिलेशनशिप। इंटिमिडेशन क्यों? धमकी दे सकता है। क्वालिफाइड ओपिनियन दिया तो पार्टनरशिप खत्म, समझे? फेमिलियरिटी थ्रेट भी हो सकता। देखिए, बिजनेस रिलेशनशिप है, पर्सनल नहीं है। पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप का मतलब पार्टनर, बिजनेस पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, ठीक है जी। अभी आपने कहा कि क्लाइंट फर्म से, मतलब फर्म के मेंबर से कोई प्रॉपर्टी लेता है, सही कह रहे हैं आप। फेमिलियरिटी थ्रेट इसमें अराइज हो सकता था, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स ने नहीं लिखा, इसलिए मैं आपको चाह रहा हूँ ओवर थिंकिंग ना करें। फेमिलियरिटी थ्रेट अराइज हो सकता है इस सिचुएशन में भी, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स ने नहीं लिखा हुआ। और ICAP जब सोल्यूशन चेक करता है ना, तो वो कोड ऑफ एथिक्स वाला सोल्यूशन सामने रखता है। तो मेरी रिकमेंडेशन है इसमें फेमिलियरिटी थ्रेट ना, अगर लिखेंगे गलत नहीं होगा, लेकिन बेहतर है ना लिखा जाए। और क्यों ना लिखा जाए? कोड ऑफ एथिक्स ने नहीं लिखा हुआ। जी भाई, आप क्या कह रहे हैं? सर अगर क्लाइंट फर्म से या उसके मेंबर से कोई प्रॉपर्टी आपको इस तरह लेता है, तो वो जरूरी तो नहीं कि बिजनेस रिलेटेड हो, पर्सनल रिलेशन। हाँ, लेकिन उसको बिजनेस रिलेशनशिप में क्लासीफाई करेंगे। अगर वो प्रॉपर्टी, फर्स्ट कीजिए किसी डायरेक्टर ने किसी टीम मेंबर से प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में खरीदी, उसका इफेक्ट तो ऑफिशियल कैपेसिटी में भी आएगा ना। इफेक्ट मतलब जब वो ऑफिशियली ऑफिस में सुबह आएगा डायरेक्टर, तो वो जाहिर है उसका थैंक यू तो बोलेगा कि भैया आपने मुझे प्रॉपर्टी, हालांकि पर्सनल पर्पस के लिए उसने ली है। तो उस सिचुएशन में भी अगर बाइंग सेलिंग होगी तो थ्रेट। आपने एग्जाम में इस चीज का ध्यान रखना है कि ये बिजनेस रिलेशनशिप है या के परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। अगर ऑडिट टीम मेंबर बाय कर रहा है तो परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज का केस होगा, और अगर क्लाइंट कोई गुड या सर्विसेज बाय कर रहा है, बिजनेस रिलेशनशिप।
क्लोज बिजनेस, चलिए सेफगार्ड क्या है? इफ बिजनेस रिलेशनशिप इज इनसिग्निफिकेंट, नो एक्शन इज इनसिग्निफिकेंट किसे कहते हैं? इमटेरियल को। ऑर्डिनेट को इफ बिजनेस रिलेशनशिप इज सिग्निफिकेंट कहता है इसको रिड्यूस कर दें, और अगर किसी टीम मेंबर ने लिया है तो उसको रिमूव कर दें। यहाँ दोनों में से कोई एक काम कर दें, लेकिन हमने एग्जाम में दोनों काम लिखने हैं, ठीक है? ये एम्प्लॉयमेंट विद अदर क्लाइंट से कैसे डिफरेंट, ये उससे मिलता कैसे है? वो क्लाइंट का एम्प्लॉय था, ये चीजें खरीद रहा है। जॉइंट वेंचर का मतलब वो पार्टनरशिप है, एम्प्लॉय थोड़ा है उसका। परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज बाय टीम, थ्रेट क्या है जी? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट होता है। फैक्टर्स इन वैल्यूएटिंग थ्रेट, whether transaction is normal course of business and at arm's length business. नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब उसकी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, और आर्म लेंथ बेसिस का मतलब है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। बात आपको पता है बैंक है, आपको ये चीज पता है बैंक है, वो लोन दे रहा है, वो भी आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो सकता है। वो कैसे? अगर इंटरेस्ट रेट 0 कर दें, अगर रीपेमेंट टाइम जो है उसको 50 साल का दे दें, तो हमने ये डिसाइड करते हुए कि कोई ट्रांजैक्शन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है कि नहीं, उसकी नेचर भी देखनी है और टर्म, ये बात ध्यान में रखिएगा, नेचर भी देखनी है और टर्म्स एंड कंडीशन भी देखनी है। फिर वेदर प्रॉपर टेंडरिंग प्रोसेस वाज फॉलोड, कि आपने चीज खरीदी, फर्म ने अगर चीज खरीदी है, ये वो केस है जिसमें फर्म चीज खरीद रही है, उसने चीज खरीदने से पहले मार्केट में जाके टेंडर लिया दूसरे सप्लायर से, या कि ये देखने के लिए कि वो प्राइस मार्केट है कि नहीं। वेदर अनड्यू फेवर्स आर एक्सेप्टेड, कोई अनड्यू फेवर तो नहीं ली गई इस बाइंग के दौरान। मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजैक्शन, अमाउंट कितने है, जितनी ज्यादा अमाउंट होगी उतना ज्यादा थ्रेट होगा। सेफगार्ड्स क्या है? इफ थ्रेट इज सिग्निफिकेंट, इन फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद पता चले थ्रेट सिग्निफिकेंट है, या तो रिड्यूस करें साइज ऑफ ट्रांजैक्शन को, और या रिमूव द इंडिविजुअल फ्रॉम टीम। ठीक है, कम नहीं कर सकते तो रिमूव। क्लियर? यहां पे 2 एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं पास्ट पेपर से उठा के, ठीक है? हालांकि हमने पास्ट पेपर स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं किया, लेकिन एग्जांपल के जरिए से भी आपको पता है पास्ट पेपर डिस्कस हो रहे होते हैं। आपने बताना है कौन सा परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस का केस है और कौन सा बिजनेस रिलेशनशिप वाला केस है। ए केस पहला, क्लाइंट की एक कंसाइनमेंट जो कि इंपोर्ट करवा रहा था वो कराची पोर्ट पे फंसी है। हमारे टीम मेंबर में से एक टीम मेंबर का भाई क्लियरिंग एजेंट है, उस क्लियरिंग एजेंट ने सीएफओ की हेल्प की उसकी शिपमेंट, उस कंपनी की शिपमेंट को कराची पोर्ट से क्लियर करवाने में, और इसके बदले में सीएफओ ने उसको कुछ रिम्यूनरेशन पे की। पहली सिचुएशन बताइए, बिजनेस रिलेशनशिप। दूसरी सिचुएशन, पार्टनर है, उसके डिफरेंट क्लाइंट्स हैं। एक क्लाइंट है होटल चेन रेस्टोरेंट, ठीक है? पाकिस्तान में होटल चेन है ना, जैसे किसी होटल चेन का नाम बता सकते हैं? होटल 1 और पीसी, ठीक है? तो इसी तरह की होटल चेन है। अब वो क्या करता है, जिस हर बड़े शहर में, जिस शहर में वो विजिट करता है ना, जाहिर है ऑडिट सर्विसेज के लिए या अदर सर्विसेज के लिए सिटी टू सिटी ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, वो अपने क्लाइंट के होटल में ही स्टे करता है। क्या सिचुएशन? क्या बिजनेस रिलेशनशिप है? कौन सी है? परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। शाबाश। तो इसी तरह आप केस स्टडी में पहचान लेंगे। देखिए कोड ऑफ एथिक्स में ना आधा क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है जब आपको पता चल जाए सिचुएशन कौन सी है। सिचुएशन ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मेरा जाती ख्याल ये है मुफ्त के नंबर होते हैं, बहुत आसान है। आपको एक दफा सेशन लिंक हो जाए और आपने याद किया हो, सिर्फ फिर आपने वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए एक तरह से उसको रिप्रोड्यूस ही करना है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए। और ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा, 100% कंफर्म है। 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन पेपर में कोड ऑफ एथिक्स का होगा। मेंबर के भाई का फर्म के साथ क्या ताल्लुक है? क्या मेंबर के भाई के साथ कोई ट्रांजैक्शन से थ्रेट रेज होता है? यस, हमने पढ़ा हुआ है कि एनी टीम मेंबर
रिलेटिव उसके जी 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 फर्म का थ्रेट राइज होता है ना, फर्म का डायरेक्ट नहीं है लेकिन टीम मेंबर का रिलेशनशिप तो है, उस रिलेशनशिप की वजह से टीम मेंबर बाइस हो सकता है। अब टीम मेंबर में भी इस ट्रांजैक्शन की वेरिफिकेशन सही तरीके से ना करे क्योंकि उसका भाई इन्वॉल्व है। जी चलिए और कोई क्वेश्चन? आज फिर चलें, आज प्रैक्टिस क्वेश्चन चले, डिस्कशन में ही हमारी एक केस स्टडी भी बड़ी डिस्कस होगी और 2-3 एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस कर लिया। चले असाइनमेंट आपकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होगी आज की असाइनमेंट के साथ, ठीक है जी। असाइनमेंट में फीस वाला क्वेश्चन नहीं था, अभी आगे आएगा, वो क्वेश्चन मैंने होल्ड किए हुए हैं, अभी क्वेश्चन आज की असाइनमेंट में शामिल होंगे उम्मीद है। पिछली असाइनमेंट में था, पिछली असाइनमेंट में था भाई। चलिए जी आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।